थोड़े साइंस को ज़रा टाइम दे देते हैं अभी। कुछ ये है कि अगर कोई और रीडिंग करना चाहे तो फिर ज़रूर मैं उसको जो है वो वेलकम करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये आज जो है एवरीडे साइंस में मैंने आपको बताया ना, कई पोर्शंस हैं। केमिस्ट्री का पोर्शन है, बायोलॉजी का पोर्शन है, फिजिक्स का थोड़ा पोर्शन है, फिजिकल साइंसेस का, यानी कि सोलर सिस्टम थोड़ा पढ़ना चाहिए। बहुत सारे एरियाज मैंने पहले बता दी। आज थोड़ा बायोलॉजी को डिस्कस कर। पहले थोड़ा टर्मिनोलॉजी वगैरह डिस्कस की थी, आज बायोलॉजी को। बायोलॉजी किसे कहते हैं? अगर ये एमसीक्यूज में आ जाए, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट? लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यानी लाइफ की स्टडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी इज कॉल्ड बायोलॉजी। सही है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसलिए वो लिविंग होते हैं क्योंकि वो लाइफ रखते हैं। ये लाइफ है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये नॉन लिविंग है क्योंकि इसमें लाइफ नहीं है ना। आप लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्यों? क्योंकि लाइफ है। ये चूंटी वगैरह जो या स्पाइडर घूम रहा है, ये लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं? क्योंकि ये लिविंग है, इसमें लाइफ है, लाइफ है। तो जहाँ लाइफ की स्टडी की जाती है वो बायोलॉजी है। और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाने के ये उसका एट्रीब्यूट हम कह सकते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एट्रीब्यूट ये है कि वो उसमें लाइफ होती है। तो फिर ये लाइफ क्या है? लाइफ क्या है? लाइफ को भी डिफाइन करना चाहिए ना। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म डू हैव लाइफ, बट व्हाट इज लाइफ इटसेल्फ? लाइफ खुद क्या है? इसकी कोई जिंदगी की डेफिनेशन कर सकता है? जिंदगी क्या है जी यूनुस साहब? स्पेसिफिकली लाइफ खुद क्या है? जस्ट अ, अच्छा, जिंदा रहना। लेकिन जिंदगी क्या है? जी आप जुल्फकार? हाँ, लाइफ की डेफिनेशन। हाँ, बायोलॉजिकली हो तो बेहतर है, वरना भी और लाइफ की डेफिनेशन और नहीं हो सकती। अपनी जगह भी चेंज करे और सांस ले, यानी जो रेस्पायर करे, जो लोकोमोट करे। लोकोमोट कहते हैं ना पोजीशन चेंज करने को। प्लांट्स अपनी जगह चेंज नहीं करते। लाइफ है नहीं, नॉन लिविंग है, अपनी जगह चेंज नहीं करते। बड़े होते हैं ना, जगह चेंज नहीं करते ना, तो फिर मूवमेंट कहना चाहिए ना, वो हरकत करते हैं एक जगह से। वही रेस्पायर होगा। अच्छा, कई ऐसे जानदार हैं जो एनएरोबिक रेस्पायरेशन करते हैं, जो रेस्पायर करने के बिना भी थोड़ा सा यानी विदाउट ऑक्सीजन भी रह लेते हैं। तो फिर उनको क्या हम कहेंगे? वो लाइफ नहीं। हाँ। अच्छा, लाइफ जो है ना, मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ। बायोलॉजिकली हम चलेंगे तो इसलिए हम बायोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लाइफ इज मिसेस ग्रीन, ठीक है। लाइफ इज मिसेस ग्रीन। नेमोनिक है एक। लाइफ के लिए लाजमी है कि मूवमेंट हो। अब हमें थोड़ी मूवमेंट यानी पढ़नी पड़ेगी तो हमें थोड़ी बायोलॉजी क्लियर होगी। लाइफ जहां है वहां रेस्पायरेशन है, ये एसएसटी साइंस वाले भी, ठीक है। और जहां लाइफ है वहां सेंसिबिलिटी है, जहां लाइफ है वहां ग्रोथ है, जहां लाइफ है वहां रिप्रोडक्शन है, जहां लाइफ है वहां एक्सक्रीशन है, जहां लाइफ है वहां न्यूट्रिशन की नीड लाजमी है। तो ये लाइफ के करेक्टरिस्टिक्स हैं। जहां लाइफ है ये चीज़ें लाजमी हैं, इसके बिना आपको कोई लाइफ नज़र नहीं आएगी। सिंपल सी बात है। किसी भी जानदार का नाम ले लें, उसमें ये चीज़ें लाजमी हैं। अगर ये इसमें से एक भी चीज़ मिसिंग है, आप कह सकते हो लिविंग नहीं है। आप छोटे से छोटा जानदार बैक्टीरिया ही ले लें, जो नज़र ही नहीं आता, जो नज़र ही नहीं आ रहा ना। आप तो नज़र आने वालों तक चल रहे हैं, हम तो चलो उस पर चलते हैं जो नज़र ही नहीं आता। बैक्टीरियम, सिंगुलर बैक्टीरियम, प्लूरल इसका है बैक्टीरिया। वो भी देखें, वो मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। आप माइक्रोस्कोप में देखें, वो आपको हरकत करता हुआ नजर आता है। वो भी रेस्पायर करता है, चाहे ऑक्सीजन करे चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो रेस्पायरेशन करता है, सांस लेता है, सांस छोड़ता है। उसमें सेंसिटिविटी है, यानी धूप पे बैक्टीरिया मर जाते हैं। हम कहते हैं ना एंटीबायोटिक खाए तो मेरे बैक्टीरिया मर गए जिस्म के, यानी बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया।
यानी वो सेंस कर रहे थे ना कि एंटीबायोटिक्स हैं, कोई केमिकल्स हैं। हमने कहा हम वही गर्म कर रहे हैं, चीज़ों को उबाल रहे हैं, बैक्टीरिया मर जाते हैं। ये गर्मी की सेंसिबिलिटी यानी बैक्टीरिया में है ना, यानी जो जानदार होता है उसमें सेंस होती है गर्मी सर्दी की और डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल इन्वायरमेंट की सेंसिबिलिटी होती है। जो भी चीज़ होती है, जो भी लाइफ होती है, वो ग्रो करती है। बैक्टीरिया छोटा होता है बड़ा हो जाता है, इंसान छोटा होता है बड़ा हो जाता है, रेट है, माउस है, मॉन्की है, कोई भी चीज़ है, चूंटी है, छोटी है, बड़ी हो जाती है। तो ग्रोथ है, लाइफ है तो ग्रोथ है, लाइफ है तो रिप्रोडक्शन है। आपने कोई एक जानदार भी नहीं देखा होगा जो अकेला रहता हो, वो अकेला रहेगा तो चलेगा ही नहीं। सबसे छोटे से छोटा जानदार वायरस है, वायरस वो भी रिप्रोड्यूस करता है, वो भी रिप्रोड्यूस करता है जानदारों के अंदर, पता है ना आपको वायरस, इसीलिए तो बीमारी फैल जाती है। हम कहते हैं भाई ये तो स्टेज बीमारी की ज्यादा बढ़ गई, अब हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइक कैंसर, हेपेटाइटिस। वजह वो इतना ज्यादा वायरस रेप्लिकेट हो चुका होता है, रिप्रोड्यूस हो चुका होता है, वो कंट्रोल में, यानी पता ये चला छोटे से छोटा जानदार भी रिप्रोड्यूस करता है, अपनी नस्ल बढ़ाता है। अगर नहीं बढ़ाएगा नस्ल फिर रहेगा कैसे? फिर तो आप उसको देखोगे ही नहीं, उसकी नस्ल ही खत्म हो जाएगी। एक्सक्रीशन, जो भी जानदार हैं वो एक्सक्रीट करते हैं, कुछ ना कुछ एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिशन लेते हैं तो एक्सक्रीट करते हैं, और वो न्यूट्रिशन नीड करते हैं क्योंकि उनको काम करना होता है, एटीपी जरूरत होती है। ये हो गई आपकी लाइफ, ठीक है। तो लाइफ में ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये होने चाहिए। अच्छा जी, लाइफ शुरू कहाँ से होती है? सबसे बुनियादी यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल, सेल, ठीक। जी जी, हाँ हाँ, जो डायनासोर खत्म हो गए ना, वो रिप्रोड्यूस तो करते थे, वो रिप्रोडक्शन तो करते थे, वो रेप्टेलिया थे, ठीक है, रेप्टेलिया रेंगने वाले जानदार थे वो। लेकिन उनमें मामला ये हुआ कि इतना बड़ा कोई कैटास्ट्रोफी आई। अब देखें उस वक्त तो कोई इंसान तो था नहीं कि वो स्टडीज़ अवेलेबल हो ना, लेकिन जो एक रिसर्च है उसके मुताबिक यही पता चल रहा है कि कोई इतना बड़ी कैटास्ट्रोफी आई, कोई इतना बड़ा धमाका आया, कोई ऐसे कोई मामला हुए कि उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो गया। यानी उसकी बेसिक नीड्स उनको नहीं मिल रही थी, यानी फूड, न्यूट्रिशन, और शायद रेस्पिरेशन के लिए उनका माहौल सूटेबल नहीं था, या सेंसिबिलिटी में यानी उनके लिए गर्मी इतनी हो गई थी कि वो उस बर्दाश्त नहीं कर पाए, और वो सारे एट अ टाइम इस ग्लोब से सफाया, वैनिश हो गए। तो कई चीज़ें उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी सर्वाइवल को, इसलिए वो ख़त्म हो गए। अच्छा, सिर्फ डायनासोर नहीं, कई आपको पता है आपके स्पीशीज इंडेंजर हो चुकी हैं, और फिर जो है कम्प्लीटली ख़त्म भी हो चुकी हैं, ठीक है। कुछ इंडेंजर हैं, इंडेंजर के होने के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं दुनिया से। तो ऐसे कई स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, थी दुनिया में, लेकिन अब वो नहीं रही डायनासोर के अलावा भी। तो वो सर्वाइवल के लिए माहौल सूटेबल नहीं मिलता पास वक्त कुछ जानदारों को। अच्छा, बेसिक यूनिट क्या है लाइफ का? सेल, ठीक है। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइक अगर मैं कहूँ कि ये सेल है, ठीक है, तो सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। वायरस में कोई सेल नहीं होता, फिर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है तो फिर वायरस तो लाइफ नहीं हुई ना। ऐसे ही होना चाहिए ना, फिर तो वायरस जिंदगी नहीं है इसमें, क्योंकि सेल ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी आपके लिए स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सेल है, सेल का होना एटलीस्ट लाजमी है, ठीक है। बैक्टीरिया तो हम कहते हैं यूनिसेलुलर है, वहाँ से सेल शुरू हो जाता है, इससे पहले वायरस में तो सेल नहीं है, फिर ये लाइफ है नहीं है, डिबेटेबल है। इसलिए वायरस डिबेटेबल है कि वायरस वेदर इज लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसलिए कहा जाता है इट इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये बाहर होता है, जानदारों से बाहर होता है, तो ये नॉन लिविंग होता है। ये क्या होता है? एमसीक्यूज है ये भी। विच ऑर्गेनिज्म इज एट द बाउंड्री लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? कौन सा जानदार जो है वो बाउंड्री लाइन पे है लिविंग और नॉन लिविंग के? वायरस। वाई? जानदारों में आता है, जानदारों के सेल को यूज करता है। एक्चुअली जब ये जानदारों को लगता है ना, तो उस जानदार के सेल को यूज करता है अपने तमाम कामों के लिए, तो वो लिविंग के तौर पे रिएक्ट करता है। और वो जब बाहर होता है तो एज अ क्रिस्टल बिल्कुल नॉन लिविंग घूम रहा होता है, ठीक है। अब आते हैं दोबारा सेल पे। सेल बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल के दरमियान में क्या होता है? बीच बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम। बेसिक सी बायोलॉजी थोड़ी बता देता हूँ, बाकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम का क्या काम होता है?
जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखते हैं। क्रोमोसोम्स क्या रखते हैं आपकी? जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखते हैं। इसमें डीएनए होता है ना, जो कि पेरेंट्स से आता है। जो कि कहाँ से आता है? पेरेंट्स से। पेरेंट्स से जो जीन्स आते हैं वो एक्चुअली न्यूक्लियस की फॉर्म में हमारे पास आते हैं। 23, हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये भी एक एमसीक्यू है। हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं हर सेल के अंदर? 46। 23 फ्रॉम 23 पेरेंट्स से, ठीक है। तो हर सेल में हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, सही है। और क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल रखते हैं। क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल रखते हैं, वो क्यों रखते हैं? क्योंकि क्रोमोसोम्स हमारी पूरी बॉडी को बनाने की इंफॉर्मेशन रखते हैं। क्या रखते हैं? हमारी बॉडी को बनाने की, कैसे हमारी बॉडी होनी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन किस में कोडेड है? क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स में भी डीएनए में, डीएनए के भी जीन्स में, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। हाँ बिल्कुल, 44 ऑटोसोम्स हैं और 45th और 46th जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। 45th एंड 46, यानी मेल के अंदर XY होता है और फीमेल के अंदर X और X होता है। यानी ये 46 क्रोमोसोम मेल एंड फीमेल को डिस्टिंक्शन करता है कि वेदर वी आर गोइंग टू बी मेल और फीमेल इन द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, कौन होंगे हम, ठीक है। तो वो Y हो गया तो मेल, वो Y हम मतलब Y की तरह दिखता है, वो जैसे Y नहीं होता, वो बिल्कुल थोड़ा वो क्रोमोसोम शेप जो है Y की तरह होती है। अच्छा, यहाँ तक तो समझ आ गया। इसी के अलावा न्यूक्लियस के अलावा और भी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, और भी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं अंदर ही। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एमसीक्यूज आया है कई दफा। विच ऑर्गेनेल ऑफ द सेल इज पावर हाउस ऑफ सेल? सेल को एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। आपको जितनी एनर्जी है ना वो सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। किससे मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। अच्छा, वो कौन सी एनर्जी बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की हमें एनर्जी मिलती है? एटीपी। ये दूसरा एमसीक्यू है, एटीपी बनाते हैं, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? ये भी एमसीक्यूज है, एब्रीविएशन भी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अच्छा, अभी आपको बात समझ आ रही है कि एक किताब को रट्टे लगाने से, एमसीक्यू की बुक ले ली जाए, सीटीडी वालों के लिए मुखातिब हूँ, कि बुक को रट्टा लगाने से बेहतर होता है कॉन्सेप्चुअली टॉपिक्स को पढ़ा जाए। एक जगह पे 40 एमसीक्यूज, वरना रट्टा लगाओ एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी इज एनर्जी यूनिट, समझ नहीं आएगी, बात जल्दी भूल जाएगी। अब जिसे तरतीब के साथ है ना, समझ आ रही है कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्यों होते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस में होते हैं। 23 मदर, 23 फादर। अच्छा, क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल है। अब एमसीक्यूज में आ गया कौन सी जो है ऑर्गेनेल जो है जेनेटिक मटेरियल है? अगर 4 नीचे ऑप्शन होंगे तो आप क्रोमोसोम को हमेशा क्लिक करोगे, ठीक है। अच्छा जी, और पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों है? एटीपी बनाती है। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। बहुत सारे वैरायटी ऑफ एमसीक्यूज और एम्पल ऑफ द एमसीक्यूज तैयार होते जाते हैं आपके, ठीक है। तो मैं हमेशा इसीलिए आपको मशवरा दूंगा कि आप बिल्कुल एमसीक्यूज की कोई अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अभी, तो आप पूरे कॉन्सेप्चुअली बुक को पढ़ें, ठीक है। बिला शक शॉर्ट में पढ़ें, आप बिल्कुल डॉक्टरों की तरह बायोलॉजी ना पढ़ें या केमिस्ट्री ना पढ़ें या फिजिक्स ना पढ़ें, बेसिक पढ़ें, लेकिन पढ़ें। सिर्फ एमसीक्यूज को, कोई लोग होते हैं एमसीक्यूज की बुक ले ली रटा मार रहे हैं। अभी मार्केट में सीटीडी की पहुंच गई है, मार्केट में किताबें, डोगर पब्लिशर जी, वो पब्लिशर, क्या है, खोलो तो 10,000 एमसीक्यूज है अंदर सिर्फ। कैसे रटे लग सकते हैं एमसीक्यूज? पता है ही नहीं क्या है एटीपी, क्या है क्रोमोसोम। अगर नहीं पता तो फिर रटा नहीं मारा जा सकता, भूल जाएगा और फजूल में स्ट्रेस आ जाएगी ब्रेन पे, आपको पता है। अच्छा, बहरहाल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसी तरह आपके पास और भी एक ऑर्गेनेल्स होते हैं, गोल्जी बॉडीज, ठीक है, गोल्जी बॉडीज। इसी तरह और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल में, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। अच्छा, ये सारे ऑर्गेनेल ये जो पानी में तैर रहे हैं, इस पानी को कहते हैं साइटोप्लाज्म, सेल का पानी, साइटोप्लाज्म, ठीक है। सारे सेल में जो ये पानी होता है, साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये कौन सा सेल है? हमेशा याद रखें, ये भी एमसीक्यूज है कि राउंडेड सेल हमेशा एनिमल सेल होता है। तो प्लांट के सेल कैसा होता है? प्लांट सेल चकोर होता है, यानी रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है।
अच्छा, एनिमल सेल की बाहरी वाल कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन कहते ही दीवार को है, झिल्ली को है। तो एनिमल सेल की बाहर वाली झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट की बाहर वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। और उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट के अंदर एक मेम्ब्रेन इजाफी है, एक वाल इजाफी है, वो है सेल वॉल। ठीक है, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, अब डिटेल में थोड़ा थोड़ा जाएंगे आगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इतना ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं डालते। अच्छा जी, प्लांट और एनिमल सेल में क्या फ़र्क है? अगर कोई एमसीक्यूज में पूछ लेता है आपसे शॉर्ट में, तो आपको चंद बातें पता हों। प्लांट सेल इज, एनिमल सेल इज राउंडेड, प्लांट सेल इज सर्कुलर। प्लांट सेल के अंदर जो है छोटे छोटे बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे एनिमल सेल में छोटे छोटे, और प्लांट सेल में एक ही बड़ा न्यूक्लियस होता है। एक वैक्यूल, सॉरी वैक्यूल भूल गया मैं, वैक्यूल बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वैक्यूल का काम है पानी स्टोर करना, और पानी प्लांट्स में ज़्यादा होता है एनिमल्स में? प्लांट्स में, क्योंकि हर वक्त रूट से ले रहे हैं ना पानी, इसलिए वैक्यूल बड़ा प्लांट्स में होता है। इसीलिए बड़ा वैक्यूल होने की वजह से इनका न्यूक्लियस हमेशा साइड पे होता है। ये भी कई दफ़ा एमसीक्यूज आया हुआ है कि प्लांट में वैक्यूल साइड पे होता है, पेरीफेरी में होता है वैक्यूल न्यूक्लियस, या एनिमल में किसमें? प्लांट्स में। प्लांट्स में न्यूक्लियस साइड पे पड़ा होता है। वजह, ये भी एमसीक्यू आ सकता है, वजह क्योंकि वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्लांट और एनिमल सेल के अलावा और कौन से सेल होते हैं? बैक्टीरियल सेल। कौन से सेल होते हैं? जिनको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल ये है दोनों यूकैरियोटिक सेल। तो अब ये भी एमसीक्यू है। यूकैरियोटिक सेल कौन है? प्लांट और एनिमल सेल यूकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरियल सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक यानी ओल्ड सेल, यूकैरियोटिक यानी न्यू सेल। न्यू एंड कैरियोटिक मींस न्यूक्लियस, यानी हैविंग न्यूक्लियस। इनमें क्योंकि न्यूक्लियस है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। अगर ये भी सवाल आ जाए कि किस सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, बैक्टीरिया के प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब दे लैक न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ऐसी बहुत सारी बातें स्लोली स्लोली पढ़ते जाएंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा क्लास की टाइमिंग भी कम है और सर भी आ गए। गोल्जी बॉडीज का फंक्शन होता है कि जो सेल के अंदर चीज़ें सिंथेसाइज हो रही हैं ना, बन रही हैं, लाइक प्रोटीन्स, लिपिड, लिपोप्रोटीन्स, इनको यहाँ से वेजाइकल्स की फॉर्म में बाहर ले जाना। सेल से बाहर जहाँ रिक्वायर्ड है ना वो मटेरियल, उसको वेजाइकल्स यानी बैग्स बना के बाहर ट्रांसपोर्ट करना, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। बिल्कुल ठीक है, द वाटर ऑफ द सेल या लिक्विड ऑफ द सेल। ठीक है, जिसमें सारे केमिकल रिएक्शन भी हो रहे होते हैं और सारे ऑर्गेनेल्स तैर यानी फ्लटिंग भी कर रहे होते हैं।